So, hey everyone, I am Deepika and today I am going to explain chapter 3 of class 12th, that is the human reproduction. आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। और आज हम जो है वो टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात क्या है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो हमारे फीमेल प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो फीमेल प्राइमेट्स क्या कौन से होते हैं, तो वो हमारे मंकीज़ हो गए, वो एप्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। तो मंकीज़ हो गए, एप्स और ह्यूमन बींग्स, उन सब में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। नॉन प्राइमेट के अंदर भी चलती है ना जो साइकिल, उसको हम ओइस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, जो हम चैप्टर 1 में मतलब पढ़ते हैं। उसके बारे में एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है। सो यहाँ पे वो रिकॉल कर लेना, याद रख लेना। फिर अगली लाइन है, ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, एक टाइप से ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये कब कब शुरू होगी, तो प्यूबर्टी के दौरान ये शुरू होती है। और जो पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो पहला इसका बिगिनिंग होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मीनार्क, मतलब द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। तो वो हमारी मीनार्क होती है। ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन का जो है वो एक रिपीटेड होती है, मतलब ये हर 28 या 29 दिन में एक बार फिर, मतलब ये साइकिल चलती रहती है हर एक मंथ के अकॉर्डिंग। एंड द साइकिल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो साइकिल जो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरी मेंस्ट्रुएशन तक का जो भी अपना इवेंट चलता है साइकिल का, उसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक मंथ के अराउंड होता है, ठीक है। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल। तो क्या होता है कि ओवम का रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड द ओवलेशन, ठीक है। ये पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है जब ओवा रिलीज होता है। तो ये हमारी ओवा रिलीज होता है हर मेंस्ट्रुएशन फेज में, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर। कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग द मिडल। अभी देखते हैं इस डायग्राम को, पहले एक बार थोड़ा सा थोड़ी पोर्शन करते हैं ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उसके पर्टिकुलर मिडल में क्या होता है, हमारा एक ओवा रिलीज होता है। मेजर इवेंट्स जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है वो हम एक फिगर में पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले पर्टिकुलर इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि साइकिल जो स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहला वाला फेज कौन सा होता है, तो वो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है और ये 3 से 5 दिन का टाइमिंग होता है। अब हम जो है इसका पर्टिकुलर डायग्राम से इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। जो एनसीईआरटी है वो हमें पर्टिकुलर क्या समझा रही है इसके बेस पे। सो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जो सबसे पहला टाइम पीरियड होता है, मीन्स जो सबसे पहला फेज़ होता है वो हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है। यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो इवेंट चल रहा होता है वो एक तो यूट्रस में चल रहा होता है और एक हमारा ओवरी के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। ओवरी में क्या होते हैं, हमारे ओवा रिलीज होगा। ओवा किस में होता है, हम लास्ट में जब oogenesis पढ़ा है हमने, तो उसमें हमने देखा कि फॉलिकल्स जो हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फर्दर हमारा उसमें से ओवा रिलीज होता है, ठीक है। तो वो ओवरियन इवेंट चलता है। और मेंस्ट्रुएशन जो यूट्रस का इवेंट होता है उसमें क्या होता है, यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है सारा इवेंट उसमें चलता है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोमेटेरियम बोलते हैं, वो होती है ये वाली मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, ये 3 से 5 दिन का टाइमिंग हो गया। फिर क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट नहीं है, मीन्स ओवा जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारी ये जो वेसल्स हैं या फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। तो ये बनती रहती है, बनती रहती है। और जब ये से फॉलिकल्स बनने का फेज़ भी यही होता है और ये प्रोलिफरेटिव फेज़ भी होता है। प्रोलिफरेटिव फेज़ क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो एंडोमेटेरियम है जो ब्रेक डाउन हो चुकी थी वो अपने आप को फिर से प्रिपेयर करती है, इसके अंदर से पूरा न्यूट्रिएंट फिर से आता है। फॉलिकुलर फेज इस पोर्शन को इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं जो कि ओवरियन इवेंट है। तो क्या होता है हमारा कि डेवलपिंग फॉलिकल है जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्शरी फॉलिकल है, फिर फर्दर हमारा मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और फर्दर 14th डे ऑफ दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 14th डे क्या होता है हमारा, ओवुलेशन, मतलब ओवा रिलीज हो जाता है। तो ये चीज़ साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक साथ होती है,
ठीक है। तो हमारा ये वाला फेज़ भी हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ हमने कर लिया। फॉलिकुलर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी के अंदर। प्रोलिफरेटिव फेज़ क्यों बोला गया? क्योंकि यूट्रस में हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो प्रिपेयर करती है खुद को दोबारा से वही न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है हमारा ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा ओवा रिलीज़ हो गया, तो ये ओवा है, और ये जो इसके फॉलिकल्स के जो पार्ट बच जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। इसका काम क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो इस लेवल पे हम हार्मोन भी देखेंगे, पर अभी ध्यान रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, ठीक है। फर्दर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, अलग अलग। तो ये हमारा ल्यूटियल फेज़ हो गया क्योंकि इसको कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। सिक्रेटरी फेज इसमें है क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन बहुत होता है। तो देखो ये हमारी किस तरीके से एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई। अब यहाँ पे हमारा अगर ओवुलेशन हो चुका है और फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो फिर से क्या होगा यहाँ पे, मतलब दोबारा से ये वाली साइकिल रिपीट हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पे ओवा जो है उसमें उसका क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब कि तो ज़ाइगोट बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग तब नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप से इंडिकेटर होता है प्रेगनेंसी का, कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा क्या हुआ? मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी। अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो हमारा क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है। तो इतना समझ आ गया होगा मेंस्ट्रुएशन फेज़ क्यों बोला गया, फॉलिकुलर क्यों बोला गया, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ 3 से 5 दिन का होता है, फिर बाकी के 5 से 14th डे तक या 13th डे तक हमारा फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज चलता है। ये 14th डे है जिसमें हमारा ओवा रिलीज हो जाता है, और ये ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज बाकी के 15 से 28 दिन तक चलता है। नेक्स्ट हमारी बात होती है हॉर्मोन्स के बारे में। तो देखो हॉर्मोन्स के बारे में हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे एक दो हॉर्मोन्स होते हैं, एक तो हमारे ओवरी के हॉर्मोन्स होते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, एक पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन होते हैं जो कि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और एलएच होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे रेड कलर से शो कर रखा है, ये ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पीक वैल्यू एस्ट्रोजन की ज़्यादा होती है। तो फॉलिकल्स के बनने में एस्ट्रोजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम बनने में देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है और इस एरिया में प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। तो तभी कहा था कि ये याद रखना। तो यहाँ पे ये सिक्रेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा LH, देखो LH जो है ये हमारा ब्लू कलर से शो कर रखा है इन्होंने, स्काई ब्लू कलर से। तो इसकी पीक वैल्यू होती है। तो पीक वैल्यू इसकी किस फेज में होती है? जैसे ओवा निकलता है तो LH जो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ओवा निकलने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू होती है, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और एस्ट्रोजन की भी देखो पीक वैल्यू है। तो जो ओवलेशन है, जैसे कि ओवा निकलता है तो उसमें हमारा LH हार्मोन प्लस में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब। और LH यहाँ पे जैसे FSH और यहाँ पे एस्ट्रोजन है, तो वो हमारे फॉलिकल्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें हॉर्मोन्स इस ग्राफ से पता चलता है कि कौन सा पीक पे है, क्या चीज़ की फॉर्मेशन कर रहा है। तो रेड कलर वाला यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तो उसका रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम अगर बना है तो उस वो क्या होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता रहता है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्दर इसके ब्लड वेसल्स, ये मतलब एंडोमेट्रियम को रिपेयर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट घट जाता है प्रोजेस्टेरोन का। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम फिर से हमारा कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये डिजेनरेट हो जाता है, तो फिर इसका अमाउंट यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आई होप ये जो डायग्राम है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि ओवरी और यूट्रस में जो इवेंट चल रहे हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और इनका मीनिंग क्या है, कौन से फेज किसके लिए बोला गया है, तो वो भी हमें ध्यान रह जाएगा इस तरीके से। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेना, ओके। तो अभी हम बात करते हैं हमारा थ्योरी पोर्शन के बारे में। सो थ्योरी पोर्शन हमने ये तो कर लिया था कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो हमारे 3 से 5 दिन तक रहता है, ओके। मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो कि अभी हमने देखा यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उसमें से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो भी चीज़ थी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसमें से सब कुछ जो है वो एक टाइप से लिक्विड बन के बाहर निकल आता है वजाइना के थ्रू, ठीक है। सो मेंस्ट्रुएशन कब होती है? ये तभी होगी जब ओवा जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तभी हमारी ब्लीडिंग होती है। अगर ओवा फर्टिलाइज हो चुका है तो
वो हमारी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो उसका मतलब है प्रेगनेंसी हो चुकी है, ओके। तो हाउ एवर इट मे बी ऑल्सो, कई बार मेंस्ट्रुएशन वैसे भी नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेस के कारण, पुअर हेल्थ के कारण जो है वो भी कुछ कॉज होते हैं जो हमारे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये हमारा ऑल ओवर इतना पोर्शन जो था वो मेंस्ट्रुएशन फेज़ के बारे में था कि 3 से 5 दिन का होता है। क्यों होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाती है, इसलिए हमारा ये होता है। और लिक्विड की फॉर्म में हमारा जो लिक्विड टाइप मतलब मटेरियल है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। जो सेकंड फेज़ है हमारा वो कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन फेज़ इज़ फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ जो है वो फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज़, इसके बाद में हमारा फॉलिकुलर फेज़ आता है। इस फेज़ के दौरान प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर है वो हमारे ग्रो करेंगे और वो हमारे फुल्ली मैच्योर मतलब इस फेज़ में दो चीज़ें बता रखी हैं। फॉलिकुलर फेज़ में हमारे फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल तक ये सफ़र होता है फॉलिकल्स का। और साइमल्टेनियसली, देखो ये चीज़ आ गई ना, साइमल्टेनियसली प्रोलिफरेटिव फेज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें एंडोमेट्रियम रीजेनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे हो चुकी हैं। तो ये जो ओवरी और यूट्रस में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन जो है वो इनको कंट्रोल करते हैं। फिर बात करते हैं कि द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन और जो एलएच और एफएसएच हैं वो हमारे क्या करेंगे, वो फॉलिकुलर फेज के दौरान, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान क्या होता है, इनका जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स का बनना, एज वेल एज जो एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो भी हमारे फॉलिकल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमने डायग्राम में देख लिया। देखो इन्होंने क्या कहा है, एलएच एफएसएच हो गया और जो एस्ट्रोजन हो गया, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉलिकल्स के बनने में, जो कि हमने देख लिया था, ठीक है। सो ये हमारा हॉर्मोन्स है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये हमारे जो फॉलिकल्स बनते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, एफएसएच, ठीक है। और जो एलएच हो गया, ये सारे जो हैं वो हमारे फॉलिकल्स बनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बार बार ये लाइन ही आ रही है, ठीक है। फिर हमारी बात आती है, और एस्ट्रोजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मतलब मैं इसलिए ये बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नीट में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। नीट में ये लाइन आ चुकी है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ ताकि ये याद हो जाए। अच्छा, एलएच और एफएसएच जो है वो हमारी मिडल ऑफ द साइकिल में क्या होते हैं, ये पीक लेवल पे होते हैं और एलएच सबसे ज़्यादा पीक होता है। तो 14th डे पे हमारा ओवुलेशन होता है। तो जब रैपिड सिक्रेशन होता है एलएच का, मीन्स वो मैक्सिमम लेवल पे जब होता है, कब होता है, मिड साइकिल के दौरान, जिसको एलएच सर्ज बोलते हैं। वो क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल से हमारा ओवुलेशन करवाएगा, मतलब उसमें से ओवा रिलीज करवाएगा। इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन टेक प्लेस करता है, मतलब पार्ट करता है, रोल प्ले करता है, दैट इज़ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके। ये भी नीट में पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है, एलएच कॉजेज ओवुलेशन, ट्रू मतलब इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है, इनमें भी पूछा गया है और डायरेक्ट भी पूछा गया है, ओके। फिर है कि जो ओवुलेटरी फेज़ है इज़ फॉलोड बाय, मतलब ये हमारा पूरा ओवुलेशन वाला फेज़ हो चुका है। उसके बाद हमारा ल्यूटियल फेज़ चलता है। ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, हमारा ल्यूटियम बनता है। ल्यूटियम मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। किससे बनता है, वो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकलने के बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट है, जो भी बचा कुचा, वो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। और मैंने बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारा एंडोमेट्रियम की मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ज़रूरी होता है। और एंडोमेट्रियम बहुत ज़रूरी होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है, अगर मान लो हमारा इस टाइम पे ओवा बन चुका है, तो ओवा के बनने के दौरान जो इम्प्लांटेशन होता है, मतलब वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूट्रस से अटैचमेंट जो होती है उसमें ये हमारा नेसेसरी होता है, क्या चीज़, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। और मतलब ये एंडोमेट्रियम जो बन रही है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। जब एंडोमेट्रियम अच्छे से डेवलप होगी तभी तो न्यूट्रिएंट मिलेगा ना। या फिर अदर इवेंट जो होते हैं प्रेगनेंसी में, उस तरीके से जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत ज़रूरी होती है उसका मेंटेन होना। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो सारे इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, वो स्टॉप हो जाते हैं। और क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगी। तो अगर प्रेगनेंसी है तो कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, तो उसमें कोई इवेंट नहीं चलेगा, कोई फॉलिकल्स ये सब, मतलब ये हमारे कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा ओवा तो रिलीज़ हो चुका है और फर्टिलाइज भी हो चुका है। तो वहाँ पे हमारा फिर जाइगोट, फर्दर प्रोसेस, एम्ब्रो, ये सब बनेगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस लुटियम जो है, जो बना था, जिसने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट कर लिया, वो डीजेनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर
वो हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, जिसकी वजह से फिर से जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और एक नई साइकिल फिर से चलेगी। वैसे ह्यूमन बीइंग में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 50 ईयर्स की एज तक मतलब बंद हो जाती है इसके आसपास, और इस टर्म को बोलते हैं मीनोपोज, मतलब यहाँ पे हमारा मीनोपोज देखने को मिलेगा। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होती है, जो एक साइकिल के अकॉर्डिंग चल रही है, जैसे इस डेट पे है तो फिर फर्दर, तो वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेटर है कि वो जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपोज। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ना था, जिसमें हमने 4 फेज़ पढ़ने थे मेनली। ये जो फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़ है, ये फोलिकुलर फेज़ है, ये ओवुलेटरी फेज़ है, ठीक है, जो पर्टिकुलर 1 दिन का होता है ऑब्वियसली, और ये हमारा लूटियल फेज़, और फिर हमारी फिर से नई साइकिल चलती है। तो एक रिकैप कर लूँ कि ये 3 से 5 दिन का होता है। इसमें जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ, तो जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये टूट जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूट्रिएंट था, जो जो भी इसके अंदर मटेरियल था, वो एक लिक्विड की फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मेंस्ट्रुएशन होती है। फिर उसके बाद हमारे इस मतलब एरिया में क्या होगा, या इन दिनों में क्या होगा, इन दिनों में 2 हिस्सों में, एक यूट्रस में और एक ओवरी में क्या चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि यूट्रस में तो हमें देखने को मिलेगा ये एंडोमेट्रियम का बनना, और ओवरी में हमें क्या देखने को मिलता है, ओवरी में हमने देखने को मिलता है फॉलिकल्स का बनना। ठीक है, वहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं, जैसे ये बन रहे। ठीक है, ये हमारा दूसरा फेज़ हो गया। फिर हमारा ये ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज़ हो गया। फिर हमारा ये जो साइकिल है 15 से 28 दिन में, उसमें हमारा कॉर्पस लुटियम दैट इज़ द लुटियल फेज़ इन द ओवरी, और जो हमारा यूट्रस है उसमें हमारा फिर से ये क्या होती है, अच्छे से प्रिपेयर होती हैं फॉर द इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइज हुआ है तो एग। ठीक है, तो ये हमारे एक नॉर्मल सी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में ओवरऑल पूरा दिया गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।